हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डी ब्रोगली मैटर वेव। तो डी ब्रोगली ने एक सजेशन दिया था, एक कंसेप्ट दिया था कि जिस तरह से रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक उसी तरह किसी मटेरियल पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। इसी हाइपोथेसिस को हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसने दिया था कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है, और उस वेव को हम लोग मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हैं। और उसका जो वेवलेंथ होता है उसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं। तो उस मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है वो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, क्योंकि मोमेंटम जो होता है पी इक्वल टू एम बी होता है। तो यहाँ पे पी है मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम। ये एम, ये जो एम है मास ऑफ द पार्टिकल, और वी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब ये किस आधार पे यहाँ पे इन्होंने दिया था, ये देखिए कि प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये फोटोन में होता है, प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी फोटोन का एनर्जी कितना होता है, ई इक्वल टू एच न्यू। वेवलेंथ के टर्म लिखेंगे तो एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं। यहाँ पे एल एच एस दोनों का इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। हमको फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ। तो हम जब वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाता है। तो लेमडा इक्वल टू आता है एच अपॉन एम सी। अब यहाँ पे हम लोग फोटोन की बात करते हैं। यहाँ पे है एम डिनोमिनेटर में मास, सी क्या है स्पीड, तो मास इंटू स्पीड वेलोसिटी हो गया मोमेंटम। तो यहाँ पे एच अपॉन पी मोमेंटम। तो ये फोटोन के केस में है। ये जो मोमेंटम हो गया किसका, ये एम सी इक्वल टू मोमेंटम किसका, फोटोन का मोमेंटम हो गया। ठीक इसी तरह उन्होंने क्या कि अगर मटेरियल पार्टिकल होगा तो उसका भी वेवलेंथ कितना होगा, ये एच अपॉन उसका ये मटेरियल पार्टिकल का मास और मटेरियल पार्टिकल का स्पीड। तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और ये इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो डी ब्रोगली का यहाँ पे कंसेप्ट सिमिलरिटी करके आया था रेडियस प्लैंक्स थ्योरी की, और आइंस्टीन जो मास एनर्जी रिलेशन था वहां से फाइंड आउट किया था। ये तो बेसिक हो गया फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं जो न्यूमेरिकल्स में आता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर लिखते हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होता है फिर हम लोग मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे तो पी स्क्वायर बाई टू एम, क्योंकि हमने एम से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देते हैं, डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा मोमेंटम स्क्वायर और नीचे टू एम। तो यहाँ पे पी स्क्वायर हमको चाहिए पी, तो पी इक्वल टू यहाँ पे डिराइव करने के बाद, सॉल्व करने के बाद रहता है रूट अंडर टू एम के। तो ये मोमेंटम कितना था, यहाँ लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी था। यहाँ पे वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन पी बेसिक। तो यहाँ पे पी का वैल्यू जो है हम लोग पुट कर देंगे। तो जैसे पी का वैल्यू पुट करते हैं तो मोमेंटम तो यहाँ पे है ये टर्म रूट अंडर टू एम के। तो ये एक इक्वेशन 5 जो है यहाँ पे आ जाता है मेरे पास। ये एक फॉर्म ये आ गया लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर टू एम के। तो अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड केस है कि अगर कोई चार्ज एक्सलेरेट होता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू वी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू इनटू वी। तो इस इक्वेशंस में जो इक्वेशंस 5 है ये वाला पार्ट, इसमें केवल के प्लेस में हम लोग क्यू वी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी है, और इस के प्लेस में हम लोग यहाँ पे क्यू इंटू वी कर दिए, ये चार्ज और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एक फॉर्म ही आ गया। ये दूसरा फॉर्म आता है कि अगर कोई थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई पार्टिकल्स है किसी टेम्परेचर टी पे थर्मल, तो उस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3/2 के टी। अब यहाँ पे ये जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 1.38 10 टू द पावर माइनस 23। तो ये वाला पार्ट है क्या, और ये जो लेफ्ट साइड कैपिटल के लिखे हैं ये है काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्मॉल वाला डेट हमने कर दिया, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
तो इसका वैल्यू फिर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला, ये वाला √2m_k, तो यहाँ पे के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते, ये देखिए, तो 2m तो पहले से था, और यहाँ पे के बदले 3/2 kT कैंसिल आउट होकर के मेरे पास ये आता है h/√3m_kT। तो ये एक वेवलेंथ का ये भी फॉर्म आ गया। अगर हमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे ये ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग जो भी यहाँ पे मास यूज करते हैं, ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। जब स्पीड कम होता है लाइट के कंपैरिजन में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सब। फिर नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूमेरिकल्स कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कोई अल्फा पार्टिकल दे सकता है। तो उसके साथ वेव एसोसिएट हमको अगर फाइंड आउट करना है तो कितना, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फिर वही फॉर्मूला यहाँ पे, बेसिक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखाते हैं h/√, यहाँ पे 2m, और यहाँ पे qv होगा, यहाँ पे जो चार्ज था यहाँ पे q इंटू वी, और ये हो जाएगा जो me है, ये मास है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया। हमने me लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज इंटू वी। अब जैसे चार्ज यहाँ पे क्यू कितना इलेक्ट्रॉन के होता है ई, तो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे लिख दिया हमने कि 2 हो गया, ये 2 मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये वाला पार्ट, ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जब सबका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में हो गया, ये सबका वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू नहीं गिवन था वोल्टेज, तो हमने वोल्टेज को सेपरेट रखा है। और ये ऊपर में प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये ऊपर में हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया। तो जब सब कैलकुलेट करते हैं, केवल यहाँ पे एक चीज छूट जाएगा, ये √v, ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू नहीं है। तो √v को हम अलग कर देते हैं, और बाद में कि सबको कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेरे पास आता है 12.26 या 27 भी लिखते हैं, 12.26 या 27 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है, किसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर दूसरा पार्टिकल, जो भी पार्टिकल लेंगे, तो वहां पे इसका मास रखेंगे, उस पार्टिकल का मास, उस पार्टिकल का चार्ज, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर गिवन है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं था, तो हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन का केस होगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होता है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये 100 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे वोल्टेज के प्लेस पे रख देंगे 100 वोल्ट। तो यहाँ पे 100 इक्वल टू 10 आएगा डिनोमिनेटर में, तो सिंपली मेरे पास आफ्टर कैलकुलेशन वेवलेंथ इक्वल टू आ जाएगा 1.226 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा। ये सभी नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए होगा, जब स्पीड बहुत ही कम होता है। तो जो भी मास हम लिए, ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब है रिलेटिविस्टिक केस। रिलेटिविस्टिक केस का मतलब होता है कि अगर v टेंड्स टू c होता है, तब क्या रिलेटिविस्टिक केस का होता है, दो कंडीशन याद देखिए। ये हम लोग लेते हैं रेस्ट मास ऐसे करते, अगर v लेस देन c होता है, ये होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस। यहाँ पे v जो होता है वेरी वेरी लेस देन c, किसी पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत ही कम होता है। और दूसरा होता है यहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस, रिलेटिविस्टिक केस। तो रिलेटिविस्टिक्स में जब स्पीड जो होता है v टेंड्स टू c, जब भी स्पीड होता है यहाँ पे टेंड्स टू c, तो लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड जो होगा v का, जैसे 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट का स्पीड का 80%, 85%, 90% तो हम लोग लेते हैं वो रिलेटिविस्टिक केस। दूसरा तरीका होता है रेस्ट मास के कंपैरिजन में, जिस पार्टिकल का कहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे रेस्ट मास m0c²। पहले फाइंड आउट करेंगे जो भी पार्टिकल्स होगा, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, जो, तो उसका मास लेंगे और इंटू यहाँ पे c² से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा रेस्ट मास उस पार्टिकल का। अगर उस रेस्ट मास से काइनेटिक एनर्जी कम होगा कि लेस देन एम नॉट सी स्क्वायर, तो हो जाएगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस अप्लाई करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन होगा उस रेस्ट मास से, उस पार्टिकल के रेस्ट मास से, तो हम लोग रिलेटिविस्टिक केस अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि यहाँ पे रेस्ट मास आपका जितना है वो एलिफेंट है, इसको एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये हो गया एलिफेंट कर, ये एलिफेंट हो गया। और ये जो एलिफेंट हो गया यहाँ पे, अगर आपका एनर्जी कम है, सपोज कि जब बाइक से जा रहे हैं तो आपका एनर्जी कम होगा, तो ये एलिफेंट से क्या पंगा लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं नॉन रिलेटिव केस। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है लाइक फाइटर का, तो कितने एलिफेंट को हम लोग हवा में उड़ा देंगे। तो यहाँ पे अगर ज्यादा एनर्जी है तो हम लोग लेंगे रिलेटिविस्टिक्स, कम है तो यहाँ पे लेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक्स, और इस पे एक न्यूमेरिकल जनरली आता ही आता है। अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि रिलेटिविस्टिक्स के यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन होता है एम नॉट सी स्क्वायर, या जब स्पीड यहाँ पे कंपेरेबल विद सी, मतलब v टेंड्स टू सी, जब उसके लाइट के स्पीड के 80%, 75%, 90% जब आता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे टोटल एनर्जी किसी पार्टिकल का होता है कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना है इस वाले। तो यहाँ पे जब आता है टोटल एनर्जी इक्वल टू आता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो ये इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो ये जो इक्वेशन 9 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटिविस्टिक्स के लिए। अब यहाँ पे रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स से हम लोग देखते हैं कि टोटल जो एनर्जी होता है उसका एक फॉर्मूला होता है कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, इक्वेशन 9 वाला वैल्यू पुट कर, तो एलएचएस में स्क्वायर कर देंगे, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं, तो ये एलएचएस में हम जो एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाता है लेफ्ट साइड में के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर, ए प्लस बी का एल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और आरएचएस में तो एज इट इज रहता है, तो जो जो यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला, जैसे एम नॉट स्क्वायर सी फोर कॉमन है, तो यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी फोर कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमको फाइंड आउट यहाँ पे हम मोमेंटम वाला टर्म चाहिए, क्योंकि लेमडा इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू जब भी लेते हैं हम लोग बेसिक फॉर्मूला एच अपॉन पी या एच अपॉन एम बी, तो हम लोग यहाँ पे पी के टर्म लेते हैं, तो यहाँ पे पीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्म आ जाता है जो बच गया, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे के अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म आ जाता है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वेवलेंथ निकालने के लिए क्या कर, लेमडा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर हम लोग यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ये एच सी और यहाँ पे पी सी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर पीसी का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे पी का वैल्यू पुट करेंगे, तो भी आफ्टर कैलकुलेशन यही वाला टर्म आएगा। तो इससे अच्छा मेरे पास पीसी का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये पीसी का वैल्यू है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको पीसी के फॉर्म में लिखते हैं, जो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले को, जो यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे इक्वेशन 2, ये हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ये रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए, जब लाइट का स्पीड के टेंस टू होता है, कोई किसी पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के टेंस टू होता है, मतलब कंपेरेबल होता है या नहीं, तो रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, तब यहाँ पे एम नॉट जो है, एम नॉट है रेस्ट मास एनर्जी, एम नॉट है रेस्ट मास एनर्जी किसी भी पार्टिकल्स का। कभी कभी ये डिराइव करने के लिए न्यूमेरिकल में पूछ देता है, प्रूव करने के लिए एक दूसरे फॉर्म में भी इसको पूछा जाता है कि अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गया, अब यहाँ पे हम लोग 2m0c² भी कॉमन ले लेंगे, कि ये तो कॉमन नहीं लिए, अगर ये 2m0c² भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो जैसे 2m0c² लेंगे और यहाँ पे न्यूमरेटर में c है, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में c से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे डिनोमिनेटर में आएगा तो c² से क्या हो जाएगा,
यहाँ पे रूट के अंदर सी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एक दूसरा फॉर्म आ जाता है जो इक्वेशन 13 है। तो एक इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से हम लोग इस फॉर्म में लिखे, 12 में लिखे या 13 वाले इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। या फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो Q इंटू वी के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है, ये देखिए के, जहां जहां पे के है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, Q इंटू वी, चार्ज इंटू परसेंटेज डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने केवल उसकी वैल्यू, उसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिया है क्यू इंटू वी, और बाद बाकी फॉर्म एज इट इज है। तो ये इक्वेशन 12 के फॉर्म में, इक्वेशन 13 या इक्वेशन 14 किसी भी फॉर्म में ये पूछ सकता है। और बेसिक फॉर्मूला कहाँ से है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ पे रेस्ट मास है, एम नॉट है, किसी भी पार्टिकल का रेस्ट में जो मास है वही रेस्ट मास हम लोग यूज करते हैं। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल्स आता है लॉन्ग में, और एक डिफरेंट मेथड्स भी है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए, जब ये रिलेटिविस्टिक केस है तो क्या ये फॉर्मूला केवल हाई स्पीड के लिए है या लो स्पीड के लिए भी है, ये भी न्यूमेरिकल में पूछ देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए पार्ट, ये फॉर्मूला मेरे पास है पहले से, रिलेटिविस्टिक के लिए हमने डिराइव किया है अभी। और है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लेस देन होता है रेस्ट मास एनर्जी से, बहुत वेरी वेरी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, ये लिखना है एम नॉट सी स्क्वायर, पढ़ना है रेस्ट मास एनर्जी, हमेशा माइंड में इमेजिन होना चाहिए। तो ये जो k प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर, ये जो टर्म यहाँ पे 2m0 c स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस देन, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास केवल बचता है 2m0 c स्क्वायर। तो जो 2m0 c स्क्वायर, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जैसे वैल्यू पुट कर देते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन जो है मेरे पास, देखिए केवल ये टर्म आता है h अपॉन रूट अंडर एम नॉट के, और ये 2m0 के यहाँ पे एकदम वही है जो नॉन रिलेटिविटी केस के लिए, वहां पे हम लोग क्या यूज करते लिखते थे, h अपॉन ये लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m के, और वहां पे भी m क्या है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक मास ही है, जिसको हम लोग वहां पे m लिखते हैं m लिखे या m नॉट लिखे। तो ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए वैलिड होता है, रिलेटिविस्टिक्स के लिए भी, नॉन रिलेटिविस्टिक्स के लिए भी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस लेंगे, मतलब कम स्पीड के लिए लेंगे, या काइनेटिक एनर्जी जब कम होगा रेस्ट मास एनर्जी से, तो यहाँ पे k प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर के प्लेस पे केवल यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी वाला टर्म रखा है, ये रेस्ट मास एनर्जी वाला टर्म रखा है। ये हो गया, दोनों के लिए वैलिड हो गया। अच्छा, एक और मेथड है इसका सॉल्व करने के लिए, कि फिर यहाँ पे हमको वेवलेंथ निकालना है, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला बेसिक है कि टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। इसको भी याद करने का तरीका कि जो रेस्ट में जो पहले से एनर्जी हो तो है ही करके, अगर मोशन के कारण जो एनर्जी था वो उतना आपका एड ऑन हो जाता है। तो टोटल एनर्जी जो पहले से एनर्जी था रेस्ट में रहने के कारण और प्लस मोशन के कारण, तो टोटल एनर्जी। तो बेसिक फॉर्मूला यही है। अब यहाँ से टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते हैं, k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ से E इक्वल टू जो हम लोग देखते हैं आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन था, E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो हमने इस वैल्यू को इक्वेट कर दिया, तो mc स्क्वायर इक्वल टू k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मास निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला था, ये mc स्क्वायर इक्वल टू k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम दोनों तरफ क्या किए, सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो मेरे पास इक्वेशन सेक्शन है लिखा हुआ। तो यहाँ से मास आ गया, क्योंकि हमको वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, h अपॉन p, या तो मोमेंटम चाहिए, नहीं तो h अपॉन एम बी। तो p वाले टर्म में डिराइव कर दिया, अब m और v के टर्म में डिराइव करके देखते हैं। तो यहाँ से मास हो गया, ये जो मास है ये है रिलेटिविस्टिक मास, मोशन वाला मास है, और ये m नॉट जो है वह रेस्ट वाला मास है। तो रेस्ट मास सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे उसका रेस्ट मास एनर्जी आता है। तो ये m नॉट हो गया रेस्ट मास, m नॉट हो गया रेस्ट मास, ये रेस्ट मास, और ये जो हो गया रिलेटिविस्टिक्स मास, ये m, ये रिलेटिविस्टिक्स मास मतलब मोशन वाला मास, रिलेटिविस्टिक्स
रिलेटिविस्टिक मास हो गया। और ये मास जो होता है एम रिलेटिविटी वाला, वह मास स्पीड के साथ बढ़ता है, इंक्रीज करता है। अब जब एक पास मेरे पास एक बार आ गया मास आ गया, फिर हमको क्या निकालना है v, क्योंकि इस फॉर्मूला में देखिए m इंटू वी है। तो मास तो आ गया, कौन सा, रिलेटिविस्टिक मास आ गया। अब हमको रिलेटिविस्टिक स्पीड निकालना है, वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 - वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, स्पीड है पार्टिकल का, c लाइट का स्पीड, एम नॉट रेस्ट मास, और ये हो गया m हो गया मोशन वाला मास, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। यहाँ पे हमको m फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे हमको एम नॉट भी पहले से नोन होता है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी v निकाल लेंगे। जब इसको एक तरफ v करेंगे तो हमको डिराइव करने पे ये फॉर्मूला आता है, v इक्वल टू c इंटू रूट अंडर 1 - एम नॉट अपॉन m का होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्म, एक ये फॉर्म आता है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी हल्का मतलब मोशन वाला मास ज्यादा होता है, और यहाँ पे एम नॉट हल्का था। हवा पानी याद रखना है कि हवा समंदर में हवा ऊपर होता है, पानी नीचे, मतलब हल्की जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो ऊपर में होता है, भारी नीचे होता है। तो यहाँ पे एम नॉट हल्की मास है, लाइट मास, तो ऊपर में रहेगा। ये एम भारी मास है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ पे भी इस मास वाले फॉर्मूले में भी देखिए, ये जो लाइट का स्पीड है वो ज्यादा वाला है, और ये पार्टिकल का स्पीड हमेशा लाइट के स्पीड से कम होता है, तो कम वाला ऊपर रहेगा और नीचे ज्यादा वाला रहेगा। तो हवा पानी याद रखिएगा, चाहे इस एम वाले फॉर्मूले में हो, इस फॉर्मूले में हो, या इस फॉर्मूले में। जब भी हम लोग डिराइव करते हैं तो मेरे पास आ गया ये c इंटू रूट अंडर एम नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक रेस्ट मास एनर्जी तो फाइंड आउट करना ही होता है, यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर, तो उस वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो इस एम नॉट में क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ जाता है इस फॉर्म में, ये आ गया। तो यहाँ पे ये एम नॉट सी स्क्वायर, ये हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकल के लिए, या पता होता है एम नॉट सी स्क्वायर। और ये एम सी स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, या नहीं तो हमको एम गिवन होता है, सी स्क्वायर से केवल मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाले टर्म से कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। नहीं तो आपको जो भी आसानी लगे, इस वाले दोनों टर्म से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से m आ गया, ये देखिए m इक्वेशन सेक्शन में मास आ गया। ये मास कौन सा, रिलेटिविस्टिक मास। ये v स्पीड पार्टिकल का, वो भी कौन सा, रिलेटिविस्टिक्स वाला स्पीड आ गया। जब मास और वेलोसिटी आ गया, तब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे h अपॉन एम बी पुट करेंगे तो हमको ये वेवलेंथ आ गया, रिलेटिविस्टिक्स वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और v के स्पीड पे ये वैल्यू पुट कीजिए, या ये वैल्यू पुट कीजिए, दोनों में से कोई फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी को लिख दिया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन एम बी, मैंने यहाँ पे जो m निकाला था, फाइंड आउट किए थे, वो था। और यहाँ पे m के टर्म में है, या चाहे तो रेस्ट मास के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो इसी लेमडा इक्वल टू एच अपॉन वी से, इससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस पे एक न्यूमेरिकल्स आता है, या इसको डिराइव करने के लिए भी पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग को भी सॉल्व करना है।